तो बेटा वेलकम टू नूम बायोलॉजी प्रोजेक्ट नीट बायोलॉजी 2027। थोड़ा सा सॉरी आपसे कि ये 2 दिन लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए। थोड़ा सा एक पर्सनल प्रॉब्लम था घर पे। अब वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। आज से हम लोग रेगुलर लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे, और जो लेक्चर जो 2 दिन का लॉस है हम लोग इसी 1-2 दिन में उसको कवर अप करके चैनल पर डाल देंगे, ताकि फिर से हम कंसिस्टेंट हो जाएं अपने सीरीज में और टाइम से पहले सिलेबस को कवर अप कर सकें। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या बोला हम लोगों ने? आप फिर से ज़रा बताइए। इसको हम लोगों ने क्या बोला? ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है। ओवरव्यू का क्या मतलब होता है? क्या हम जानते हैं कि ओवरव्यू का क्या मतलब होता है? देखो, ओवरव्यू का मतलब होता है ना बाहरी तरफ से। क्या बोला हम लोगों ने? बाहर बाहर से हम लोगों ने चीज़ों को क्या कर लिया, देख लिया। हम इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए, हमको बस ऊपर ऊपर समझ में आ गया। जैसे कभी बार कहा जाता है ना, जा करके उसका ओवरव्यू लेकर के आओ, उस किताब का ओवरव्यू लेकर के आओ, उस मूवी का ओवरव्यू लेकर के आओ कि हाँ उसमें आकर उसका प्लॉट क्या है। तो अभी इस सेल का हम लोग ना एक प्लॉट समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या समझने की कोशिश करेंगे? प्लॉट समझने की कोशिश करेंगे, बाहर से सेल को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम लोग डिटेलिंग में जानेंगे। यानी कि सिर्फ सेल का ओवरव्यू हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में। आगे देखते हैं हमारा जो ये पैराग्राफ है ये हमसे क्या कहता है। ये हमसे कहता है कि आप दो सेल को ज़रा कंपेयर करिए। कौन से वो दो सेल हैं? एक तो कहता है कि भाई आप अनियन का एक सेल ले लीजिए, बाहर का जो सबसे ऊपर की जो उसकी कवरिंग होती है उसमें से एक सेल निकाल लीजिए, और ह्यूमन चिक सेल ले लीजिए, एक ह्यूमन का सेल ले लीजिए, एक एनिमल का सेल ले लीजिए, और आप इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सेल को ऑब्जर्व करना है तो आप उसको माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व करेंगे। तो आप उसको बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व करिए तो आप समझ पाएंगे एक सिमिलैरिटी एनिमल और प्लांट सेल के बीच में। आप बेसिक स्ट्रक्चर्स को देख पाएंगे। क्या ये बात हमको समझ आ गई? अब हमारा जो ये पूरा पैराग्राफ है इन्हीं दोनों सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के आसपास घूमेगा। इसको समझना ध्यान से। अगर हम अनियन सेल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको नजर आएगा डिस्टिंक्ट सेल वॉल। क्या नजर आएगा बेटा हमको? डिस्टिंक्ट सेल वॉल। यानी कि इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है एक थिक सेल वॉल से मिलकर बना है, और इसका जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है। यही चीज तो भाई हम लोगों ने देखा था ना, थियोडोर श्वान ने भी तो हम लोगों को यही बात बताई थी कि प्लांट सेल के पास एक ऐसी चीज है जो एनिमल सेल के पास नहीं है, और वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? आउटर बाउंड्री बना रहा है। इसको जरा अभी हम लोग याद रखेंगे, क्या बना रहा है ये? आउटर बाउंड्री। ठीक है। अब अगर हम लोग ह्यूमन चिक सेल को देखेंगे ना, तो इसका जो आउटर डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर है ना, देखो डेलिमिटिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज को लगता है सॉफ्ट। नहीं, डेलिमिटिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो अपने आसपास ना एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है। ठीक है, यानी अंदर की चीजों को और बाहर की चीजों को सेपरेट करे, उसी को ही हम डेलिमिटिंग कहते हैं। तो जो एक क्या डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर है ह्यूमन सेल में जो उसको उसी इंटैक्ट शेप में रखा हुआ है, याद रखिएगा क्या बोला हम लोगों ने? इंटैक्ट शेप में रखा हुआ है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि इसके पास सेल वॉल होता नहीं है। हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि भाई एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। ये एक पॉइंट हमको क्लियर हो गया। अगला जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? न्यूक्लियस। देखो, हर एक सेल के अंदर, प्लांट और एनिमल सेल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, एक डेंस यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्पैक्ट, ज़्यादा डेंसिटी में एक स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके पास अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है। यानी एक बाहर का भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के पर्सपेक्टिव पे जो सेल वॉल है, और अंदर की तरफ ये न्यूक्लियस है। इसका खुद का एक अपना मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कहा? न्यूक्लियस। क्या कह दिया? न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये कंटेन करता है क्रोमोसोम। अब एक बात समझिएगा कि क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन के एक पर्टिकुलर फेज में क्रोमोसोम बहुत अच्छे से बनता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है? क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम के अंदर, ये क्रोमोसोम किस चीज़ से बना होता है? डीएनए। और यही डीएनए क्या है? यही डीएनए ही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। प्लांट और एनिमल सेल के पर्सपेक्टिव पे याद रखिएगा कि ये क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है। आगे देखते हैं। अगली चीज़ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान से समझो, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा है। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया? पुराना। प्रो का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव, या फिर हम लोग कह सकते हैं ओल्ड। और यू का मतलब होता है नया, न्यू या फिर न्यू। ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स को नियोकैरियोटिक सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे पुराने घर होते हैं ना, ध्यान से समझना। पुराने घर जैसे कच्चा मकान रहता था, उसी में ही कहीं पे भी एक किचन है, कहीं पे ही लोग सो रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर डिवीजन नहीं होता था। ये पुराने मकान है, दैट इज प्रिमिटिव हाउस। नए हाउस में क्या है? किचन के लिए यू हैव सेपरेट स्पेस। ठीक है।
फिर पाउडर रूम अलग है, फिर उसके बाद आपका बेडरूम अलग है, वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। तो ये नया हाउस है, दिस इज यू हाउस। क्या बोला हम लोगों ने? यू हाउस, या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यू हाउस, यानी यू कैरियोटिक सेल। तो जो यू कैरियोटिक सेल है ना, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। क्या बोला हम लोगों ने? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। याद रखिएगा, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इसका एक और नाम है जीनोफोर। जीनोफोर, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहाँ पाया जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। अब एक चीज़ समझना कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक डिफरेंस और है कि यूकैरियोटिक के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ध्यान से समझना, हम आगे दिखाते हैं आपको कि देखो यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। क्या बोला हम लोगों ने? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। यानी अच्छा, इससे क्या होगा, ध्यान से समझो कि जैसे मान लो कि एक घर है। अब इस घर में कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे चार ऐसे दीवारें। यहाँ पे मान लो किचन है, यहाँ पे मान लो लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे कोई टीवी देख रहा है। तो किचन में जो भी बन रहा होगा, जो भी स्मेल वगैरह, या अगर कोई बर्तन धुल रहा है तो उसकी आवाज़ हर जगह जा रही है। यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं तो बच्चा भी सुन रहा है, यानी बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा है। टीवी चल रही है तो इसकी आवाज़ भी यहाँ तक जा रही है, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। यानी जो फंक्शंस हो रहे हैं अंदर, उसके वजह से ये घर तो सस्टेन कर जा रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा ही होता है कि सेल है, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है ना, कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होने का क्या फायदा होता है कि अगर ये एक ऑर्गेनेल कुछ काम कर रहा है, तो काम करने के बाद अपने ही तक वो काम रखेगा, अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके ऊपर नहीं डालेगा, या ये वाला इसके ऊपर नहीं डालेगा, ये वाला इसके ऊपर नहीं डालेगा। प्रॉपरली अपना अपना काम लोग करेंगे, अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, और सेल की मेटाबॉलिक पर्सपेक्टिव को बहुत स्टेबल रखेंगे। यानी कि यूकैरियोटिक सेल ज्यादा स्टेबल होता है वर्क फिजियोलॉजी में, इसको याद रखिएगा। अब आगे एक चीज समझिए, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गन का मतलब हम लोग जानते हैं, इल्स का मतलब होता है क्या? छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे ऑर्गन्स। अब यूकैरियोटिक सेल में ऐसे कौन से छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं? तो हम लोग कहेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको याद रखना, अभी अभी हम लोग सवाल लगाएंगे तो ये आएगा। गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स है। ठीक है, और भी हैं, लेकिन हमारे इस पैराग्राफ के हिसाब से हमको ये एग्जांपल दी, हम लोगों को याद रखने। टोटल कितने हो गए? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसको याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखो लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जैसा अभी हमने आपको बताया, हमारा प्रो हाउस, पुराना हाउस, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। यानी जो भी काम हो रहा है उसमें वर्क फिजियोलॉजी हर तरफ फैली हुई है। ये काम कर रहे हैं तो इनके साथ हो रहा है, ये काम कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा है। स्टेबिलिटी थोड़ी सी इनके पास कम है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो साइटो का मतलब क्या होता है ना, सेल। प्लाज्म का मतलब होता है समथिंग विच इज इन बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सॉलिड। प्योर लिक्विड एंड सॉलिड, उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्म, या बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा। अब साइटोप्लाज्म हर जगह पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। इससे रिलेटेड तीन पॉइंट्स हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं, हमसे एग्जाम में कई दफा पूछे भी जाते हैं। और जैसे इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कोरिलेट करके, किसी और सवाल से मिला करके। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला कि ये क्या है ना, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। इसको याद रखना है, क्या है ये? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। यानी ये प्योरली फ्लूइड नहीं है, ये प्योरली पानी जैसा नहीं है, और ये प्योरली सॉलिड भी नहीं है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बोला हम लोगों ने, कैसा है बेटा ये? जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि लिक्विड और सॉलिड के बीच की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। क्या बोला हम लोगों ने? इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर का जो एंटायर वॉल्यूम है, सेल के अंदर का जो एंटायर वॉल्यूम है ना, ये पूरा का पूरा, ये कौन ऑक्यूपाई करता है? ये साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। इसको याद रखिएगा। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। अच्छा, इसके अंदर ऑर्गेनल्स वगैरह भी हैं, ये सब इसी के ही अंडर में आ रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आगे देखेंगे कि इट इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। देखो एरिना का क्या मतलब होता है? एरिना जैसे एक फुटबॉल एरिना, कॉन्सर्ट एरिना। यानी पूछा जाए कि सारे के सारे रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे भैया साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो देखो जैसे मान लो कि तुमने ये घर बना लिया।
अब घर के अंदर यहाँ पे एक किचन है, किचन में तुम कुछ खाना बना रहे हो, तो हम कहते हैं किचन में खाना बना रहे हो, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक आंसर। तुम घर में ही तो खाना बना रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, कहाँ है वो, साइटोप्लाज्म में ही है, तैर रहा है। तो रिएक्शंस हुए कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर हुए। हाँ, आपको बहुत बल्क में कहना है तो भाई हाँ, सेल के अंदर हो रहे हैं। लेकिन जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म को एस्केप करके नहीं हो सकते। तो साइटोप्लाज्म ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्योर मेटाबॉलिज्म देख सकते हैं। मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, याद रखना, मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये टर्म भी हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसी की वजह से जो साइटोप्लाज्म है ना, उसको हम लोग लिविंग स्टेट में रखते हैं। हम तुमको एक बात बताते हैं कि जो रिसर्च वगैरह होती है ना सेलुलर डेथ पे, या कैंसरस सेल पे, या लाइफ में कि इंसान कैसे मर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म कैसे मर रहा है, तो सेलुलर लेवल पे उसकी स्टडी साइटोप्लाज्म से हो करके ही जाती, कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके डिसऑर्ट होना चालू हो रही हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। साइटोप्लाज्म की तीन बातें हम लोगों को याद रखनी है कि भाई इट इज़ अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल एंड इट इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसकी वजह से सेल लिविंग स्टेट में रहता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है। अगली चीज है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री। इसको भी हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। भाई सेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th में एक चैप्टर, उसमें तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और ये नॉन मेम्ब्रेन है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए नहीं जाते। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों में पाया जा सकता है, ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझना कि विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, साइटोप्लाज्म जैसे तैरेगा राइबोसोम भी वैसे वैसे तैरेगा। दूसरा, ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड नहीं, ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको याद रखना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली राइबोसोम जो काम कर रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब एक चीज और समझना कि जो राइबोसोम है हमारे लेवल पे हम लोगों को पढ़ना है, ये दो तरीके का, एक तो 70S है, दूसरा 80S है। राइबोसोम के एक सेपरेट लेक्चर में ये दोनों में डिफरेंस हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए ये समझो कि जो 70S है ना वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और जो 80S है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस डेटा को भी याद रखना। अब हमारे बॉडी में, हमारे सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ना पहले प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑर्गेनेल थे। प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑर्गेनेल थे, यानी पहले ये सेल थे। थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये हमारे यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल बने। अब क्योंकि ये पहले प्रोकैरियोट्स थे, तो ये प्रोकैरियोटिक एक्टिविटी भी शो करेंगे, बैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करेंगे। यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा, याद रखना, वो पाया जाएगा 70S। वो क्या पाया जाएगा, 70S। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म के ऊपर जो राइबोसोम पाया जाएगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा, दैट विल बी 80S। इसको याद रखना बहुत अच्छे से। हम फिर से कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट, ध्यान समझना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, अच्छे से दोनों को समझना। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जा रहा है, दैट इज 70S, वेयर एज द राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो फ्री साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, वो दोनों क्या है, 80S है, यूकैरियोटिक सेल में। इसको याद रखना, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। बहुत अच्छे से हम लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं। प्रोकैरियोट्स में तो क्या, वो तो घूमता रहता है साइटोप्लाज्म में, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ने, दीज आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है देखो आधा, और ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपने आप काम करने वाला। अब इस चीज को समझो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम हो, और तुम क्या कर रहे हो ना, कि तुम अपना पूरा लाइफ अपने हाथ से तुम डे अपना बिता रहे हो, ठीक है। यानी तुम पैसे खुद कमा रहे हो, खाना खुद बना रहे हो, सारी चीजें तुम खुद कर रहे हो, यानी तुम एक फुल्ली ऑटोमेटेड आदमी हो, तुम अपने ऊपर ही सारा मतलब काम कर पा रहे हो, तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इस चीज को समझना। अब मान लो कि एक और आदमी है,
ये खाना खाने के लिए क्या है, ये मम्मी खाना नहीं बनाएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, पापा पैसे नहीं देंगे तो फिर ये अपना डेली काम नहीं कर पाएंगे। अब ये ऑटोनॉमस आदमी नहीं है, ये डिपेंडेंट आदमी किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक और बंदा है, ये क्या कर रहा है कि मान लो पैसे के लिए अपने पापा के ऊपर डिपेंड है लेकिन खाना खुद बना ले रहा है, या फिर खाना क्या कर रहा है, मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है और पैसा खुद कमा ले रहा है। अब ये सेमी ऑटोनॉमस काम कर रहा है, इस चीज को ध्यान समझना। अब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना, ध्यान से समझो कि ये लोग प्रोटीन अपना खुद बना रहे हैं क्योंकि इनके पास राइबोसोम है, लेकिन सर्वाइवल के लिए अभी भी इनको सेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। समझना बात इसको अच्छे से। तभी इनको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। जब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर से इसका जिक्र करेंगे। आगे देखते हैं। अब एक छोटी सी चीज है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेटा पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में। ये भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये मदद करता है सेल डिवीजन में। किसे मदद करता है ये? सेल डिवीजन में। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि प्लांट सेल और बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करते? करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे। बस इतना याद रखिएगा, सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन, एनिमल सेल, इसको याद रखना। अब अगली चीज क्या है कि जो सेल होते हैं ना, ये सेल वैरी करते हैं बहुत ज्यादा साइज में और शेप में, इसको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखा है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, पीपीएलओ इसका एक एग्जांपल है। 0.1 माइक्रोन मीटर इसका डेटा हमारी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको और अभी आगे पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा का जो एवरेज साइज होता है वो कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। नॉर्मल बैक्टीरिया का कितना है? 3 से 5 माइक्रोमीटर, इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा आइसोलेटेड सेल है, इसको याद है, सबसे बड़ा आइसोलेटेड सेल है। आरबीसी जिसका डायमीटर कितना है? 7 माइक्रोमीटर, ये बहुत बड़ा होता है, मतलब 7 माइक्रोमीटर। अब बैक्टीरिया के कंपैरिजन में देखिए तो 7 माइक्रोमीटर इज वेरी ह्यूज। समझ आ रहा है? यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आराम से आरबीसी के ऊपर बैठ करके टहल भी सकते हैं। तो हम लोग, अच्छा एक सवाल हम लोगों से एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी की ऐसे से चेन लगाएगी रख करके, और चेन लगाएगी तो यहाँ पे 10 आरबीसी, मेच्योर आरबीसी का सेल लिया गया और फिर पूछा गया कि भाई इसका आपको लेंथ बताना है। तो अगर मान लो 10 है और इसका डायमीटर 7 माइक्रोन मीटर है, तो ये कितना हो गया? 70 माइक्रोमीटर का ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया। ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है। नर्व सेल हमारे बॉडी में बहुत सारे लॉन्गेस्ट सेल में से एक है। नर्व सेल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये डेटा हम लोगों को याद रखना है। इसमें सवाल कैसे बनते हैं, एक तो अभी हमने आपको बता दिया, दूसरा वो मैच द कॉलम वाली नौटंकी करते हैं, उसमें से भी सवाल आते हैं। ठीक है। अगला है वेरिएशन इन सेल शेप। देखो जो सेल का जो शेप होता है ना, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि तुमको क्या करना है कि यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे कोई है, ठीक है, समझो बात ध्यान से, और तुमको इसे कांटेक्ट रखना है। अब तुम क्या करोगे? तुम एक बात बताओ, तुम वो वाला कप वाली चीज़ याद है कि एक कप यहाँ बना दिया, फिर एक कप यहाँ बना दिया और बीच में एक थ्रेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच दिया, तो वाइब्रेशंस के थ्रू क्या है वो साउंड वेव्स जाती हैं, तो आपको समझ में आता है। अब देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहे हैं तो ये थ्रेड लंबी होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये थ्रेड का एग्जिस्टेंस आया। समझना बात ध्यान से। अब तुम मान लो कि तुम यहाँ पे हो और तुमको यहाँ से कोई सामान लेकर के जाना है अपने घर। ठीक है, और तुमको हम दो तीन चीज़ दे दें। मान लो तुमको हम एक रस्सी दे दें, तुमको हम एक ऐसा स्प्रिंग दे दें, ऐसे सिलेंडर टाइप ऐसे स्प्रिंग दे दें, और तुमको हम एक ऐसे बाल्टी दे दें। तो तुम्हारे लिए क्या फेवरेबल रहेगा? किस चीज़ में तुम सामान रख पाओगे? तुम कहोगे चलो ये ज़्यादा चीज फेवरेबल चीज़ है तो इसको उठा करके लेके जा सकते हैं। यानी फंक्शन के हिसाब से सेल का जो शेप है वो वैरी करता है। ध्यान समझना। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे बॉडी में कोई चीज़ को इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाना है, तो भाई आरबीसी का शेप जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके अंदर मटेरियल उतना ही आ पाएगा ना। अगर इन्फॉर्मेशन जाना है तो इन्फॉर्मेशन के लिए भाई हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एक न्यूरॉन जैसा सेल। ये बहुत अच्छा है। और अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है तो एक स्प्रिंग की तरह सेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिलेंडर जैसा हो। ठीक है, जैसे होता है किसमें? मसल में। समझ आ रही बात? यानी शेप डिफाइन करता है कि भाई जो शेप है वो कैसे आता है, वो फंक्शन डिसाइड करता है कि जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वैसा ही इसका शेप होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे डिस्क लाइक, डिस्क जैसा ना, डिस्क जैसा शेप है, तो एग्जांपल हमारे पास हो गया आरबीसी। पॉलीगोनल शेप, जैसे मल्टीपल साइड्स जैसे रहते हैं ना, उसी को ही तो हम लोग कहते हैं ना पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी। तो इसका एक एग्जांपल हो गया क्या? हेपाटिक सेल, यानी लिवर के जो सेल्स होते हैं उसको कहते हैं। कॉल्यूमनर, कॉलम जैसे सेल्स, या क्यूबॉइडल जैसे सेल्स। एपिथेलियल, भाई हमारे स्किन के ऊपर की कवरिंग, टिश्यू में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो थ्रेड लाइक सेल्स है हमारे खुद के भाई मसल फाइबर। मसल फाइबर ये थ्रेड जैसे होते हैं। फंगस, फंगस का जो हाइफी होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, ये भी कैसे थ्रेड लाइक और इरेगुलर, तो भाई अमीबा तो आप जानते ही इरेगुलर है। हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे मैक्रोफेजेस हैं, ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, उसका भी जो शेप है वो भी क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, ये इतना पूरा था ओवरव्यू ऑफ सेल। इतनी इंफॉर्मेशन में तुमको लगा होगा कि हमको सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर चीज पता लग गया। अब हम लोग डिटेलिंग में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सेम कलर हो जा रहा है। हाँ, देखो, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एन ऑनियन सेल इज, ठीक है, अनियन सेल क्या है, प्लांट है, तो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगा, सेल वॉल होगा। इसका आंसर क्या आ गया, सेल वॉल। कलर फिर से चेंज कर देते हैं, कलर कौन सा कलर, ऑरेंज, यस। चलो ठीक है, अगला, ह्यूमन चिक सेल्स हैव विच आउटर बाउंड्री, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल है, द न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब्ड एज, न्यूक्लियस कैसा है, याद है हमने बताया हायर डेंसिटी वाला है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे ना, इल्ले ऐसा नहीं है। सेमी फ्लूइड, ये तो साइटोप्लाज्म, बट डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर है। देखिए, क्रोमोसोम कंटेन प्रोटीन ओनली, लिपिड, डीएनए, साइटोप्लाज्म, तो हमारे लिए मोर अच्छा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीएनए। अच्छा, इस सवाल का जो जवाब है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखना, अगर कहीं ऑप्शन में ए और सी यानी प्रोटीन और डीएनए दोनों आ जाएगा तो दोनों पाया जाता है क्रोमोसोम में, क्योंकि एक प्रोटीन है जो डीएनए को कॉइल करने में मदद करता है, आगे जा करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्यादा वो होगा डीएनए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जो प्रोटीन और डीएनए दोनों के लिए सही हो। अगला देखें, सेल्स लैकिंग अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, देखते हैं, साइटोप्लाज्म इज व्हाट, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इट्स वेरी गुड आंसर। साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द सेल, इसको याद रखेंगे, ये एक आपका पीवाईक्यू है, इसको भी याद रखिएगा। द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इज साइटोप्लाज्म, इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपका एक पीवाईक्यू है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन बाउंड, तो हम लोग कहेंगे राइबोसोम इल्ले, सेंट्रोसोम इल्ले, नन तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अगला हमारे पास है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्रोकैरियोट्स, ओनली यूकैरियोट्स, बोथ ए एंड बी, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में मौजूद होता है। राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन, देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑन, तो हम लोग कहेंगे क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन, से हाँ यहाँ लिखा है सेल डिवीजन में मदद करता है, किसमें, एनिमल सेल में, किसमें सिर्फ मदद करेगा बेटा, ये एनिमल सेल, वेरी गुड आंसर। अगला, द स्मॉलेस्ट सेल्स मेंशन्ड आर, आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, 0.3 माइक्रोन मीटर, इसको याद रखिएगा। अगला, द शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन इट्स, तो हम लोग कहेंगे क्या, फंक्शन लिखा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फंक्शन। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पलर के कुछ सवाल हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब्स एंड मोस्ट मेमेलियन एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, इज एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं नहीं, कॉमन फीचर पूछा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, नहीं भाई, इसमें कहाँ सेल वॉल हो जाएगा, प्रेजेंस, एक सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ना ना ना, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, भाई दोनों के पास न्यूक्लियस होता नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगला, विच ऑफ दीज इज नॉट यूकैरियोट्स, यूग्लेना, स्पाइरोगैरा, एगैरिकस, एनाबीना, याद रखिएगा, इसको भी हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। अगला है यहाँ पे कि डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, इसको याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं कि छोटे से बड़ा जाएगा ना, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा वाला, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा इज फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा इज फर्स्ट। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के बाद क्या है, बैक्टीरिया, हाँ सेकंड इज क्या, सेकंड क्या, फोर्थ दिया है ना, तो फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ, और फिर बैक्टीरिया के बाद ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, तो दिस इज गोइंग टू बी थर्ड, और फिर हमारे पास है ऑस्ट्रिच का अंडा, दिस इज सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 4 थर्ड सेकंड है यहाँ पे, हाँ ये देखो, फर्स्ट फोर्थ थर्ड और सेकंड, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये वाला सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट, तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है देखो वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है ना, हिस्टोन,
वो हिस्टोन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन जैसा होता है, हिस्टोन नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, आप में देखो प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होता है और मेनी यूकैरियोट्स, और मेनी यूकैरियोट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम भाई प्लांट सेल। फिर फंगस भी है, ठीक है, एक एनिमल सेल ही है जिसके पास सेल वॉल होता नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो भाई एब्सेंट ही होता है, मेम्ब्रेन मोड सबसे ऑर्गेनल्स भी क्या प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है 2015 में, कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटा। तो देखो एक जो सेल है ना, सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक कंटेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं जीनोम। क्या कहते हैं उसको, जीनोम, इसको याद रखना। यानी एक सेल के अंदर जो भी जेनेटिक कंटेंट है दैट इज जीनोम, यानी जीनोम सबसे बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे लिए आसानी हो गई कि ये दोनों तो भाई इन दोनों को पहले ही कट कर दिया, तो यानी इन दोनों में हम लोग को देखना है। तो जीनोम, उसके बाद क्या है यहाँ पे क्रोमोसोम, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर जीन। नहीं नहीं नहीं, जो जीन है वो बड़ा होता है, फिर न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड को मिला करके ही फिर जीन सीक्वेंसेस बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और फिर सेम यही सवाल जब हम आपको बायोमोलेक्यूल पढ़ाएंगे तो फिर हम आपसे वहां पे पूछेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि आपको ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, अब ये जो लेक्चर था ओवरव्यू ऑफ सेल ये खत्म हो चुका है, और इसके बाद का जो लेक्चर है वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा बेटा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, कि जो टेलीग्राम पे जो चैनल है आप उसको ज़रा फॉलो करना। उसमें जो नोट्स है ना, सेल के जो नोट्स, जब ये चैप्टर कवर अप हो जाएगा तो पूरा का पूरा नोट्स मैं एक शीट में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर स्लाइड से प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो एक प्रॉपर नोट्स बना करके उसमें सेपरेट से मैं अपलोड कर दूंगा सारा पूरा एंटायर सेल का जो जो क्लास में वीडियो में पढ़ाया गया है। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन फॉलो माई पर्सनल इंस्टा आईडी जो मेरे नाम से है, एंड यू कैन फॉलो द नूम बायोलॉजी चैनल एज वेल। नूम बायोलॉजी जो हैंडल है आप उसको भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा जल्दी बट हैप्पी होली।